अरे लड़कियों, तुम्हारा तैयार होना कब खत्म होगा। घोड़ चढ़ी का वक्त होने को आ गया और तुम लोगों का सजना संवरना ही पूरा नहीं होता। केतकी बहू, तुझे तो रमन को काजल लगाने हैं। जल्दी से आ जा तैयार होकर। आज कांता जी के छोटे बेटे की शादी थी। कांता जी अपने घर की बहू बेटियों को आवाज लगा रही थी, जो खुद भी आज दुल्हन से कम नजर नहीं आना चाहती थी। तभी कांता की छोटी ननद सारिका बदहवास सी उनके पास आकर बोली, अरे भाभी, पहले जाकर अपनी ईसा को तो संभालो। बेचारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। क्यों जीजी, क्या हुआ ईसा को? कांता जी ने घबराते हुए पूछा। भाभी, बेचारी का चंद्रहार पता नहीं किसने चुरा लिया। अभी नई नई शादी हुई है, बेचारी की ससुराल वालों से क्या कहेगी, और ससुराल वाले भी पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में। हाय हाय, हमारी तो नाक ही कट जाएगी। समधियाने में भाई की शादी में आई है और इतना बड़ा नुकसान हो गया। ननद की बातें सुनकर कांता जी हैरान थी, लेकिन उन्हें भी बेटी का सामान खो जाने की चिंता होने लगी। वो तेज कदमों से चलती हुई उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां उनकी दोनों बेटियां और तीनों ननदें तैयार हो रही थी। पीछे पीछे उनकी छोटी ननद भी आ रही थी। सामने उसकी छोटी बेटी ईसा आंखें सुजाए बैठी थी। माँ को देखते ही फिर से फट पड़ी। माँ देखो ना, मेरा चंद्रहार नहीं मिल रहा। मैं तो भाई की शादी में पहनने के लिए बड़ी मुश्किल से सासू माँ की तिजोरी से निकलवा कर लाई थी। सासू माँ तो बार बार यहाँ लाने से मना भी कर रही थी। अभी क्या कहूँगी। सबसे वहाँ जाकर कांता जी बेटी की बात सुनकर हैरान थी, लेकिन फिर भी ईसा को साहस बढ़ाते हुए बोली, अरे बेटा, ध्यान से देख, यहीं कहीं होंगे। घर से चीज भला कहाँ जाएगी। तेरी सूटकेस अच्छे से देख ले एक बार फिर से। माँ, मैंने सब कुछ देख लिया, कहीं नहीं है, रोते हुए ईसा बोली। हाँ भाभी, बेचारी 2 घंटे से ढूंढ रही है। पता नहीं किसकी नीयत डोल गई। मुझे तो पता है, अगर मायके में कोई गहना खो जाए तो ससुराल में कितने उलाहने सुनने पड़ते हैं। तुम्हें तो याद ही होगा, जब एक बार मेरी चैन खो गई थी। कांता जी की मझली ननद मुंह बनाते हुए बोली। ननद की बात सुनकर कांता जी का मन कसैला हो गया। वो कुछ बोलती इससे पहले ही बड़ी ननद बोल पड़ी, अरे अब बातें ही करोगी या हमारी लाडो का हार भी ढूंढना है। ईसा बिटिया, तो जा कर केतकी बहू से पूछ। हम सब तो इस घर की बेटियां हैं, एक ओ ही है जो पराए घर की है। बड़ी ननद की बात सुनकर कांता जी से रहा नहीं गया। नहीं जीजी, मेरी बहू से कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ओ बहू है इस घर की, कोई चोर नहीं। घर में कुछ भी नुकसान हो या कोई सामान गुम हो जाए तो शक की सुई हमेशा बहू पर ही क्यों अटक जाती है। ननदों को अगर भाभी पर इतना ही शक रहता है तो अपना कीमती सामान लेकर मायके में आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भाभी, हार तो गुम हुआ है ना। तुम्हें क्या लगता है हमने अपनी भतीजी का हार चुराया है? बड़ी ननद बिफरते हुए बोली। जी, मैंने नहीं कहा कि हार आपने या किसी और ने चुराया है। और हाँ मझली जीजी, आप जो अभी बता रही थी ना कि आपकी चैन यहाँ खो गई थी, तो आपको यह भी याद होगा कि उसके खोने का सीधा इल्जाम आपने और माँ जी ने मुझ पर लगाया था। लेकिन बाद में वो चैन आपको बाथरूम में मिली थी। और हाँ बड़ी जीजी, आपको भी याद होगा जब आप अपनी साड़ी धोबी को इस्त्री करने के लिए देकर भूल गई थी, और उस साड़ी को ढूंढने के लिए आपने मेरी अटैची बक्सा और अलमारी खुलवाया था। मेरे बार बार मना करने पर भी कि मुझे नहीं पता, मैंने नहीं लिया, आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसी ही पता नहीं कितनी बातें इस घर में हुई थी जिसका सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया जाता था, और झूठा साबित होने पर भी किसी को कोई शर्म या पछतावा नहीं होता था, क्योंकि मैं तो बहू थी ना, जो पराए घर से आई थी। किसी को शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि मेरे दिल पर क्या बीतती थी
जिस घर को मैं अपना समझकर सब कुछ छोड़कर यहाँ आई थी, उस घर में ही खुद को सबसे पराया समझने लगी थी, जिसे बिना गलती के हर बार चोर, लापरवाह और ना जाने क्या क्या साबित कर दिया जाता था। आज कांता जी के मन में जमा हुआ वर्षों का लावा फट पड़ा था, जिसकी गर्मी से बचने के लिए उनकी तीनों ननदों को कोई जगह नजर नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद सांस लेने के बाद कांता जी फिर बोली, खैर मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं अपनी बहू को कभी कटघरे में खड़ी होने नहीं दूंगी। यह घर मेरी बहुओं का भी है और अपने ही घर में मैं उन्हें चोर नहीं कह सकती। मैं अपनी बहू को अच्छे से जानती हूँ कि ओ कैसी है। अरे उससे तो अपने खुद के गहने भी नहीं संभलते, वह भी उसने मेरी अलमारी में रखे हुए हैं। ओ क्या किसी और के गहने पर नजर डालेगी। और हाँ जीजी, जब बहू से हम यह उम्मीद करते हैं कि ओ इस घर को और हमें अपना समझे, तो हम बहू को पराया क्यों समझे। सारी ननदे और कांता जी की दोनों बेटियां चुपचाप कांता जी का मुंह देख रही थी। वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी उनकी केतकी आंसू भरी आंखों से अपनी सास पर गर्व कर रही थी, जिन्होंने उसके आत्मसम्मान पर कोई आँच नहीं आने दी। यह सब बातें चल ही रही थी कि तभी ईसा का पति विनोद कमरे में आया और ईसा को एक पैकेट पकड़ाते हुए बोला, ईसा ये लो तुम्हारा चंद्रहार। जब माँ ने तुम्हें टोक दिया कि इतना भारी हार शादी वाले घर में ले जाकर क्या करोगी, तो तुमने गुस्से में आकर ये हार वहीं टेबल पर रख दिया था और बाद में लेने के लिए भूल गई थी। दामाद की बात सुनकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगी। ईसा झेपते हुए बोली, ओह मैं तो भूल ही गई थी। माँ जी के टोकने पर मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने ये हार निकाल कर वहीं रख दिया था। कांता जी का सर आज सबके सामने गर्व से ऊंचा हो गया था। उनका विश्वास आज जीत गया था और उनकी ननदों का अपने किए का शायद कुछ तो अंदाजा हो गया था। उन्होंने चुपचाप खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। उन्हें समझ में आ गया था कि अपने समय में उन्हें जो करना था वो कर लिया, लेकिन भाभी पर इल्जाम लगाने की ये परंपरा अब आगे इस घर में चलने वाली नहीं है। इतनी देर होते देख कांता जी के पति भी वहां आ गए और ताना देते हुए बोले, तुम औरतों को तैयार होने में इतना वक्त पता नहीं क्यों लगता है। अरे शादी तो दूल्हा दुल्हन की होने वाली है, तुम लोगों को कौन देखेगा। अब चलो जल्दी, नहीं तो तुम्हारे बिना ही हम बारात लेकर निकल जाएंगे। सब फटाफट अपना सामान समेट कर शादी में शामिल होने के लिए चल दिए।